बीते 10 साल से देश नरेंद्र मोदी के विकास का मॉडल तो देख ही रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन जो ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम भी दे देंगे। यार क्या बात कर रहे हो, एक बार तुम वोट तो दो। जाति की संख्या के हिसाब से सब बांट देंगे, यार तुम वोट तो दो। ऐसे ऐसे टाइप के वादे करके इंडी गठबंधन के दल जहां जहां भी सत्ता में आए, यही था उनका मॉडल ना भाई। उस मॉडल की सच्चाई भी अब देश देख रहा है। फ्री की कीमत क्या होती है अब देश समझ रहा है। और आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा कि कैसे मोदी आज भी देश की रॉकेट बनी हुई इकोनॉमी के लिए और एनर्जी जुटा रहे हैं, ये रॉकेट और ऊपर जाए। और राहुल गांधी का खटाखट खटाखट वाला मॉडल कैसे एक्सपोज होता चला जा रहा है। और ले लो खटाखट खटाखट। अरे बॉस, खटाखट तो छोड़िए, यहां तो जो आना चाहिए अकाउंट में वो ही नहीं आ रहा, तो खटाखट खटाखट वाला माल कहां से आएगा? क्योंकि इसी देश में एक राज्य का सीएम ऐसा है जो कहता है कि प्लीज थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सैलरी 1 तारीख को नहीं मिल पाई क्योंकि पैसे कम है, खजाना खाली हो रहा है। एक राज्य का हाल यह है कि वो मोदी को तो महंगाई के लिए कोसता है, लेकिन खुद टैक्स बढ़ा रहा है। इंडी गठबंधन के राज्यों और नरेंद्र मोदी के मॉडल पर चलने वाले राज्यों का यही फर्क है, जो दिखाता है कि फटाफट खटाखट बोलने से कुछ नहीं होता। फटाफट खटाखट से आपको कुछ वोट तो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन जब सरकार चलानी पड़ती है ना, तब होता है असली टेस्ट। और इस टेस्ट में ये हो गए फेल, क्योंकि किसी समस्या का कोई ठोस उपाय है नहीं, एक्शन प्लान है नहीं। नरेंद्र मोदी को ज्ञान देने के लिए पूरा है इनके पास, खुद करके दिखाने के लिए ज्ञान नहीं है क्या? जो लोग सिर्फ खटाखट फटाफट करते रहते हैं और जाति जाति की रट लगाए रहते हैं, उन्हें पीएम मोदी को देखना चाहिए कि वो आज भी क्या कर रहे हैं। वो भी चाहते तो फटाफट खटाखट और जाति की बात कर लेते, उन्हें कौन रोक रहा था? लेकिन उन्हें पता है कि ये सब देश की समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि देश की तरक्की किस तरह से होगी, बाहर से निवेश कैसे आएगा। पीएम मोदी सिंगापुर गए हुए हैं और वहां भी भारत के लिए भर भर के इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मीटिंग पे मीटिंग कर रहा है। पीएम मोदी वहां गए तो इस सोच के साथ गए कि भारत में जितनी क्षमता है, उस क्षमता को देखकर भारत में कैसे कई सिंगापुर बनाए जा सकते हैं। यह है नरेंद्र मोदी का विजन। सुनिए पीएम मोदी को, फिर खटाखट वालों का हाल दिखाता हूं और उस खटाखट ने पब्लिक का क्या हाल किया है वो भी दिखाता हूं। सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सिंगापुर में और क्या क्या किया जिससे भारत को फायदा होने वाला है वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि जो लोग खटाखट वाली पॉलिटिक्स पिछले कुछ अरसे से कर रहे हैं, उन्होंने अपने अपने राज्यों का क्या हाल कर दिया है। क्योंकि हाल यह है कि राहुल गांधी ने जो खटाखट और फटाफट का फॉर्मूला दिया था, उससे तो हिमाचल प्रदेश जैसा एक छोटा सा राज्य भी कंगाली पे डूबता चला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कंगाल होने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों को 1 तारीख को सैलरी नहीं मिल पाई। इस महीने 1 तारीख की जगह पर 5 तारीख को जाकर सैलरी आई। लेकिन जो पेंशन पर निर्भर है, जिनका घर पेंशन से चलता है, वो तो आज भी सड़कों पर भटक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी तक पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल पाई। और ले लो ओल्ड पेंशन स्कीम। इसी मुद्दे पर आज शिमला में विधानसभा के पास पेंशनर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के पेंशनर्स इस प्रदर्शन में शामिल हुए। हाथों में तख्ती और बैनर लिए हुए थे जिस पर लिखा था कि पेंशन का स्थायी समाधान करो, सभी पेंशनर्स भाई भाई लेकर रहेंगे पाई पाई। कहां तो देश भर को सपना दिखाया जा रहा था कि खटाखट अकाउंट में पैसा आएगा। यहां जो अपना पैसा है वही आने के लिए लोगों को जो है सड़क पे उतरना पड़ रहा है। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने वाले पेंशनर्स की डिमांड भी आपको बताता हूं। इनकी मांग यह है, इनकी डिमांड यह है कि पेंशन देने की एक फिक्स तारीख तय करो भाई। बकाया महंगाई भत्ता भी तो दो, बकाया मेडिकल खर्च भी तो दो। पेंशन लेने वाले सभी लोग बुजुर्ग हैं और इस उम्र में अक्सर बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे में समय पर पेंशन ना मिलना और मेडिकल खर्च ना मिलने से पेंशनर्स परेशान हैं। सुनिए एक बार ये पेंशनर्स क्या कह रहे हैं। आपको इस महीने की पेंशन आई है खाते में? नहीं आई, अभी तक नहीं आई। मैसेज देखते रहते हैं कि भाई पेंशन कब आएगी। सरकार को ये जताना चाहता हूँ कि झूठ बोलना बंद कर दे। हमारा कुछ मिला नहीं, अभी तक कोई ड्यूज नहीं मिले। हम ऑलरेडी पेंशनर हैं सब।
लेकिन HRTC के पेंशनर को ना तो कभी समय पर पेंशन मिलती है। डेट फिक्स है लेकिन आगे पीछे मिलती है, कभी 11 तारीख कोई 15 तारीख को, 10 तारीख को ऐसे। पिछले 2 साल से किसी को जो बीमारी के चिकित्सा के पैसे वो आज तक नहीं दिए गए। और इन्हें आज तक शर्म नहीं आई कि हमारे को कभी बातचीत में बुलाया जाए। यह खबर सिर्फ हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई नहीं है बॉस, यह देश के लिए बड़ी खबर है कि अगर इकोनॉमी को लेकर आपकी सोच क्लियर नहीं है, आपको सिर्फ कुर्सी दिखती है, तो कैसे कैसे संकट आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सैलरी और पेंशन में देरी को रणनीतिक फैसला बता रहे हैं, जिससे राज्य को फायदा होगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में सैलरी और पेंशन पर प्रति महीना 2000 करोड़ का खर्च है। 1 तारीख को सैलरी देने के लिए बाजार से 7.5% की दर से लोन लेना पड़ता है। देरी से सैलरी और पेंशन देने पर सालाना 36 करोड़ रुपए बचेंगे। इस लॉजिक के हिसाब से सैलरी जितना देरी से देंगे उतना फायदा होगा, लेकिन सैलरी पेंशन देर से मिलने पर लोगों का कितना नुकसान होगा, इस पर सुक्खू कुछ नहीं बोल रहे। इस पर राहुल गांधी नहीं बोल रहे, जो कह रहे हैं कि देश विपक्ष चला रहा है। कल ही आपको बयान सुनाया था मैंने, उन्होंने कहा देश विपक्ष चला रहा है। अरे बॉस, जो राज्य है आपके पास वो तो पहले चला के दिखाइए। और अगर इतने पैसे की किल्लत है कि देर से सैलरी देंगे तो इतना पैसा बचेगा, तो ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की बात क्यों की है? सैलरी पेंशन में देरी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर हो गया है। दूसरी तरफ हिमाचल सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आर्थिक संकट जरूर है, लेकिन उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सुनिए एक बार। आवश्यकता 2000 करोड़ रुपए की, और वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ बचाएंगे, 3 करोड़ बचाएंगे। ठीक है, वो भी बचाएं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो उनको करना चाहिए। पूरा का पूरा हिमाचल आधारित हो गया है केंद्र पर। केंद्र का RDG का पैसा है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा आएगा तो सैलरी दे पाएंगे, और केंद्र से सेंट्रल टैक्सेस का शेयर आएगा तो जाकर के जो है पेंशन देगी। ये स्थिति है। निश्चित तौर से एक फाइनेंशियल संकट थोड़ा सा प्रदेश में ज़रूर है, और ख़ास करके जो हमारा रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट्स प्रदेश की कटी है उससे भी हमको नुकसान हुआ है, क्योंकि पहले करीबन 12,000 करोड़ रुपए मिलता था। अब 15वें वित्त आयोग के सिफारिश की वजह से वो मात्र 3,000 करोड़ रुपए रह जाएगा। वैसे ही जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी है उसके ऊपर भी कैप लगाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से प्रदेश में ये समस्याएं हैं, मगर उसके लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है। तो महत्वपूर्ण कदम यही है कि सैलरी और पेंशन देर से दे दो और थोड़ा पैसा बचा लो। ये कौन सा हिसाब हुआ बॉस? और वो जो पैसा था जो राहुल गांधी कह रहे थे कि खटाखट अकाउंट में आएगा, पूरे देश में देने वाले थे, इतना पैसा का प्लानिंग करके बैठे थे ना कि कहां से दूंगा खटाखट फटाफट। तो वही वाली प्लानिंग जो किए हुए थे उसी में से दें खटाखट फटाफट। कहां गया वो पैसा? जो पैसा था ये नहीं था, वो दीजिएगा कहां से? हिमाचल प्रदेश में सैलरी 5 तारीख को आई, पेंशन पर कह रहे हैं कि पेंशन 10 तारीख को आएगी। सवाल यह है कि जिस तरह का हाल हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य का कर दिया गया, उसमें क्या गारंटी है कि आने वाले महीनों में सैलरी और पेंशन टाइम पर आ जाएगी? और जिसको दवा खरीदनी है वो 10 तारीख तक बैठा रहे, क्योंकि आपको जो है वो राज्य की स्थिति संभालने नहीं आ रही। इस महीने 5 तारीख को पैसे मिले, हो सकता है अगले महीने 10 तारीख को आप देंगे, कहेंगे कि हमको थोड़ा और पैसा बचाना है। वो आदमी क्या करेगा सैलरी और पेंशन वाला? हो सकता है कि उसके अगले महीने पैसे ना भी मिले, क्योंकि हालात तो कुछ ठीक लग नहीं रहे हैं। क्या भरोसा भाई क्या होगा अब? क्योंकि खुद हिमाचल के सीएम कह रहे हैं कि हालात 2027 तक ठीक होंगे, 2027 तक, और 2032 तक राज्य को सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला राज्य बना देंगे। सीएम खुद कह रहे हैं कि आगे और भी कड़े फैसले लिए जाएंगे। यानी एक सपना दिखाकर सत्ता में आए, अब सपना दिखा रहे हैं कि 2032 तक राज्य को एकदम टॉप पे पहुंचा देंगे। सपना दिखाते रहो, चलता रहेगा काम। यही है राहुल गांधी का मॉडल। यह सब हुआ है खटाखट वाली पॉलिटिक्स की वजह से। यह सब हुआ है फ्री की रेवड़ी बांटने के चक्कर में। और हमने पाठशाला में आपको फैक्ट्स के साथ, डेटा के साथ बताया था कि बॉस हिमाचल का हाल कितना बुरा है, पंजाब का हाल कितना बुरा है। आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि मत कीजिए ये फ्री वाला काम, लेकिन तब तो किसी को सुनना नहीं था। इस पॉलिटिक्स में जो हाल हिमाचल का हुआ, वैसी ही राह पर क्या पंजाब भी है, क्योंकि पंजाब में भी इंडी गठबंधन के साथ ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी सरकार में है, और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार अब लोगों को महंगाई का झटका दे रही है।
क्या मुफ्त वाली योजनाओं के लिए पैसा चाहिए जो आम जनता से टैक्स के नाम पर लिया जा रहा है? पंजाब सरकार ने दरअसल पेट्रोल और डीजल पर आज वैट बढ़ा दिया। पेट्रोल पर 61 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ा दिया पंजाब की सरकार ने, और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ा दिया। पिछले 2.5 साल में भगवंत मान सरकार ने तीसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई। पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने से सरकार का राजस्व 545 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। 7 किलोवाट से नीचे के बिजली कनेक्शन पर मिलने वाले 3 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी को भी खत्म कर दिया गया है। इससे पंजाब सरकार को प्रति महीने 2000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके अलावा पंजाब सरकार में बस का किराया भी 23 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। अब कोई इनसे पूछे, नरेंद्र मोदी ने महंगाई बढ़ाई है, नरेंद्र मोदी महंगा तेल बेच रहे हैं, नरेंद्र मोदी पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं घटा रहे। अरे केंद्र सरकार तो कई बार घटा चुकी, आप क्यों वैट बढ़ा रहे हैं बताइए फिर। यानी पंजाब में महंगाई का करंट आम जनता को लगातार लग रहा है, और पंजाब सरकार खुल के कह रही है कि इन फैसलों से पंजाब का रेवेन्यू बढ़ेगा और उससे पंजाब के लोगों को मुफ्त की सुविधाएं आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। यह गजब का हिसाब है बॉस। मेरे से ही पैसा ले लो और उसके बाद कहो कि देखो ये तुमको मुफ्त में दिया ना। अरे बॉस, जो टैक्स दिया वो तो मैंने ही दिया, फिर मुफ्त का क्या दिए? आप खुद ना सोचिए कि मुफ्त वाली योजनाओं के लिए पैसा कहां से आ रहा है। आम जनता से ही टैक्स के रूप में पैसा ले रहे हैं और उसी पैसे से कह रहे हैं कि तुमको मुफ्त वाली योजना दे रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। गजब हिसाब है बॉस। इसी तरह कर्नाटक का हाल देखिए। यहां भी कांग्रेस ने झोली भर भर के मुफ्त के वादे किए थे, जिसे पूरा करने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। कर्नाटक का कुल खर्च 3,46,409 करोड़ रुपए। इसमें सैलरी, पेंशन और ब्याज पर 1,52,023 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी कुल खर्च का 44% पैसा सिर्फ सैलरी, पेंशन, ब्याज में जा रहा है। साल 2023-24 में कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी स्कीम पर करीब 36,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस बार यह गारंटी स्कीम पर 52,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 2023-24 में कर्नाटक सरकार ने कुल 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, और इस साल कर्नाटक सरकार की प्लानिंग है कि वो 1,05,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। ये है बॉस खटाखट वाली अर्थव्यवस्था। जो हाल कर्नाटक का हुआ वो हाल पंजाब में है। जो हाल हिमाचल का हुआ, क्या वही हाल उन राज्यों का भी होगा जिन राज्यों में जाकर इंडी गठबंधन वोट मांग रहा है? भाई हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है। इन राज्यों में इंडी गठबंधन जुटा है कि किसी तरह सत्ता मिल जाए। वहां भी बड़े बड़े वादे कर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, वो देंगे। फिर देखिए क्या होगा। कल राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे, आज महाराष्ट्र पहुंच गए। महाराष्ट्र में अभी चुनाव की डेट आई नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन के लिए चुनावी माहौल बनाना शुरू किया। पीएम मोदी की उस माफी का जिक्र करने लगे जो माफी पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर मांगी। पीएम मोदी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर माफी मांगी, लेकिन साथ में यह सवाल भी उठाया था कि वीर सावरकर का अपमान करने वाले कब माफी मांगेंगे। आज राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर थे, तो उम्मीद थी कि वो पीएम मोदी की तरह माफी मांगेंगे कि भाई मैंने सावरकर का अपमान किया, क्योंकि वो तो सावरकर को जो है डरपोक बोलते हैं, वीर तो बोलते नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टे राहुल गांधी पीएम मोदी की माफी का जिक्र करके अजीब बात कहने लगे कि मूर्ति गिरने पर तो पीएम मोदी को महाराष्ट्र के हर आदमी से माफी मांगनी चाहिए। यानी खुद तो सावरकर के अपमान पर माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन जिस बात से पीएम मोदी का कोई दूर दूर तक लेना भी नहीं है, लेना देना भी नहीं है, उस पर पीएम ने माफी मांग ली, तो राहुल गांधी अब उल्टी ही बात करने लगे। सुनिए एक बार राहुल गांधी। प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी? अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। पहला कारण यह हो सकता है। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई। शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं। उनकी याद में आपने मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। मैं आपको गारंटी देता हूं
कदम जी की जो मूर्ति बनी है ना, आप यहां 50, 60, 70 साल बाद आ जाइए, यहां आपको दिखेगी। प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। अब मूर्ति टूटने की घटना में ही आप पीएम मोदी और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का अंतर समझिए। पीएम मोदी ने बिना देरी किए महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर माफी मांगी और इस बात को आगे बढ़ने नहीं दिया। विपक्ष को कोई मौका नहीं दिया कि वो इसे मुद्दा बनाए, लोगों की भावनाओं को आहत करे, क्योंकि पीएम मोदी ये समझते थे कि खासकर महाराष्ट्र में लोगों का छत्रपति शिवाजी महाराज से कितना अटैचमेंट है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर कोई माफी नहीं मांगी, जबकि महाराष्ट्र में वीर सावरकर के प्रति लोगों की श्रद्धा है। वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। मराठी समाज उनका नाम बहुत सम्मान से लेता है। वीर सावरकर का जन्म चित्पावन ब्राह्मण के घर में हुआ था और महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मण के जुड़े वोटरों की अच्छी खासी संख्या भी है। दूसरी बात यह कि राहुल गांधी के सहयोगी उद्धव ठाकरे की पार्टी भी वीर सावरकर को अपना आदर्श मानती है। इस मुद्दे पर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच टकराव भी हो चुका है। अहम बात यह भी है कि आज इंडी गठबंधन ने महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार का आगाज किया। राहुल गांधी की रैली में शरद पवार भी मौजूद थे, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं आए। उद्धव ठाकरे के ना आने पर सवाल भी उठने लगे। हालांकि कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से सफाई दी गई कि उद्धव ठाकरे का कार्यक्रम पहले से तय था, इसलिए वो नहीं आए। लेकिन जब राज्य में चुनाव आने वाले हों, बड़ी रैली हो रही हो और उस रैली में गठबंधन के बड़े नेता ना आए तो सवाल तो उठेंगे। यह बात भी कही जा रही है कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे इस बात से नाराज हों कि कांग्रेस और एनसीपी उनकी बात नहीं मान रही। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि चुनाव में उतरने से पहले ही सीएम का चेहरा घोषित किया जाए, जबकि कांग्रेस और एनसीपी इस पर राजी नहीं है। महाराष्ट्र में रैली के दौरान भी राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर जाति जनगणना करवाकर दिखाएंगे। एक बार यह बात भी सुनिए, फिर इस पे भी दिखाता हूं कि इनका कंफ्यूजन क्या है। हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां, जाति जनगणना जरूरी है। अगर आप आज कह रहे हो कि जाति जनगणना जरूरी है, तो पिछले 6 महीने में आप क्या कह रहे थे? मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर में, लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी हमारा गठबंधन करवाएगा। जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वो इस मुद्दे के ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं। लेकिन हमने आपको कल भी बताया था कि राहुल गांधी अपने शब्दों में जितना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं उतना उनके एक्शन में नहीं होता। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराकर पिछड़े वर्ग के लिए नीति बनाने का काम किया, वैसा काम राहुल गांधी कांग्रेस शासित प्रदेशों में नहीं करा पाए। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना तीनों ही कांग्रेस शासित राज्य हैं। जाति जनगणना पर कोई ठोस काम वहां हुआ ही नहीं है। जबकि राहुल गांधी अगर चाहते तो इन राज्यों में जाति जनगणना कराकर उसके आंकड़े जारी करके एक उदाहरण पेश कर सकते थे और यह बता सकते थे कि उनके लिए यह मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन राहुल गांधी तो कर्नाटक में ऑलरेडी होकर रखी हुई जाति जनगणना की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं करवा पाए। बॉस, चलिए हिमाचल में नहीं हुआ है, चलिए तेलंगाना में नहीं हुआ है, कर्नाटक में तो जाति जनगणना हो के रिपोर्ट रखी हुई है, उसको सार्वजनिक नहीं कर पा रहे। उतना तो करके दिखाइए, देश में कराएंगे। वही खटाखट वाला हिसाब है। अच्छा, जाति जनगणना की रिपोर्ट ऑलरेडी कर्नाटक में हो रखी है, सामने आ रखी है। राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो बॉस कर्नाटक में लागू कर दें। कर्नाटक में सीएम से लेकर कैबिनेट तक में और जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी विभाग हैं, उसमें सब में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी करके दिखा दें देश को। वहां किसने रोका? रिपोर्ट रखी हुई है बॉस। लेकिन बोलने और करने में फर्क होता है। बोलो कुर्सी पाओ, करने का देखा जाएगा बाद में। एक तरफ राहुल गांधी हैं जिनकी सियासी जिंदगी जाति जाति करने में, मोदी को कोसने में, कैसे कुर्सी मिले इसमें कट रही है। उधर नरेंद्र मोदी हैं जो इस उम्र में भी देश के लिए सब कुछ खपा रहे हैं। वो दुनिया में जहां जाते हैं ये सोचते रहते हैं कि कैसे देश के लिए इन्वेस्टमेंट ले आऊं, कैसे देश के लिए टेक्नोलॉजी ले आऊं, क्या ऐसा कर दूं कि भारत का फायदा हो जाए। यह है नरेंद्र मोदी।
क्या ऐसा कर दूं कि कुर्सी बची रहे, ये नहीं, क्या ऐसा कर दूं कि देश का फायदा हो। सिंगापुर में पीएम मोदी ने यही किया। सिंगापुर के दौरे पर गए पीएम मोदी ने वहां बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की, उन्हें भारत आकर बिजनेस करने का न्योता दिया। पीएम मोदी ने बताया कि भारत में एविएशन, एनर्जी, स्किल डेवलपमेंट, पोर्ट, रेलवे, इंडस्ट्रियल पार्क, डिजिटल कनेक्टिविटी के एरिया में बड़ा स्कोप है बॉस, आइए आप लोग। पीएम मोदी ने बताया कि भारत में 100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट और कई एयरलाइंस की जरूरत है निवेश के लिए, पूरा आसमान खुला है। पीएम ने सिंगापुर के टॉप कारोबारियों को बताया कि कैसे भारत तेजी से तरक्की कर रहा है, कैसे भारत जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। उन्होंने टॉप कंपनियों के अधिकारियों को बताया कि कैसे उनकी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लगातार बढ़ा रही है, अलग लेवल पे ले गई है। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया का ऑफिस सेटअप करने का भी ऐलान किया। टॉप सीईओज ने भी भारत में और निवेश की इच्छा जताई है। यह होता है एक नेता का कमिटमेंट। और ऐसा नहीं कि बस कुछ कारोबारियों से मिलकर फोटो खिंचवा ली और काम हो गया। पीएम मोदी ने एक एक डिटेल बताई कि क्यों दुनिया के लिए भारत में निवेश करना फायदे का सौदा है। एक बार आप पीएम मोदी को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, आपको उनकी बातों से समझ आ जाएगा कि वो किस तरह का इंटरैक्शन करते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में हमारा जितना है हिस्सा, पहली बार हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं कि हमारे पॉपुलेशन का जितना परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज, उससे +1 हम ग्लोबल गुड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। भारत में जो सरकार है वो सरकार पिछले 10 साल में जो काम किया है उससे 3 गुना काम इस 5 साल में करने के मिजाज से काम कर रही है। वो विश्वास लेकर के हम कर रहे हैं। अभी मेरी सरकार को 100 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन 100 डेज के अंदर सिर्फ हमारे जो नीति निर्णय हुए हैं, शायद दुनिया के किसी देश में 5 साल में जो निर्णय नहीं हो सकते होंगे वो मेरे 100 डेज में हुए हैं। सबसे आग्रह करूंगा कि अवसर हैं, अवसर को जाने मत दीजिए, और जितने भी नए क्षेत्रों में आप आना चाहते हैं मैं तैयार हूं। कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे कि जिसमें शायद हमारे पास नीति नहीं होगी, आप लेकर के आइए, मैं नई नीति बनाने के लिए तैयार हूं। पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे का एक फोकस सेमीकंडक्टर पर भी रहा, जिस पर पीएम मोदी पूरा जोर पिछले कुछ वक्त से लगाए हुए। पीएम मोदी भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर ही वो चीज है जिससे आपके कंप्यूटर से लेकर मोबाइल तक में लगने वाली चिप बनती है। ये समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर से बनने वाली चिप नए जमाने के लिए वो फ्यूज है जिससे हर कोई पाना चाहता है, फ्यूएल है जिसे हर कोई पाना चाहता है। चिप बनाने की टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका और चीन तक भिड़ चुके हैं। पीएम मोदी की भी कोशिश है कि वो इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाए। इसलिए उनकी सरकार लगातार सेमीकंडक्टर पर जोर दे रही है। भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए लगातार डील्स चल रही हैं। आज पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ एक AEM होल्डिंग सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा भी किया। पीएम मोदी ने उस फैक्ट्री में जाकर एक एक चीज को बारीकी से देखा और समझा। पीएम मोदी के दौरे पर सिंगापुर और भारत के बीच जिन 4 सेक्टर्स में समझौते हुए हैं उसमें सेमीकंडक्टर भी एक है। सिंगापुर वो देश है जहां सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। दुनिया की 10% चिप सिंगापुर में बनती है। सेमीकंडक्टर के 10 से 15% उपकरण सिंगापुर में बनते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर, डिजिटल कॉर्पोरेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ मेडिसिन के क्षेत्र में डील हुई है। इस डील के तहत सिंगापुर और भारत मिलकर सेमीकंडक्टर के सेक्टर में काम करें। एक तरफ तो दुनिया भारत की इस क्षमता पर भरोसा कर ही रही है कि भारत के साथ जुड़ेंगे, भारत के साथ व्यापार करेंगे तो फायदा होगा। दूसरी तरफ दुनिया भारत की उस क्षमता पर भी भरोसा कर रही है जिसमें भारत बड़े से बड़े संकट में बीच बचाव कर सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, यह दुनिया को भी लगने लगा है। आज भारत की बात दुनिया मानने को तैयार है। यहां तक कि आपस में जो कट्टर दुश्मन है वो कट्टर दुश्मन भी भारत को अपना दोस्त मानते हैं। और यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी बात कह दी कि वो यूक्रेन युद्ध में समझौते को लेकर बातचीत के लिए तैयार हैं। और अगर कोई मध्यस्थता करवा सकता है तो उनमें रूस के सबसे गहरे दोस्त भारत की अहम भूमिका होगी। ये रूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं बॉस कि मैं ठीक है, मैं डील कर लूंगा, लेकिन इंडिया होना चाहिए डील कराने के लिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो अपने दोस्तों और साझेदारों का सम्मान करते हैं, ऐसे साझेदार जो सभी मुद्दों को हल करने में ईमानदारी से रुचि लेते हैं। इन साझेदारों में सबसे पहले और सबसे अहम भारत, चीन और ब्राजील है।
यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए भारत, चीन और ब्राजील संभावित मध्यस्थ हो सकते हैं। जंग के पहले हफ्ते में ही रूस और यूक्रेन में शुरुआती सहमति बन गई थी जो लागू नहीं हुई। उसी आधार पर फिर से बातचीत शुरू की जा सकती है। पुतिन के इस बयान की आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यह कहना बड़ी बात है कि यूक्रेन रूस का युद्ध भारत रुकवा सकता है। और ये नरेंद्र मोदी हैं जो अभी गए थे और वहां समझा के आए थे कि भाई क्या ही कर रहे हो यार, ये समय है लड़ाई का। फिर यूक्रेन गए, वहां उसको समझा के आए कि हम जो है वो इसमें पूरे मामले में जो है हमने साइड ली है और हमने शांति की साइड ली है। और आज इंडिया की स्थिति देखिए बॉस, इंडिया का लेवल देखिए कि पुतिन कह रहा है कि भाई इंडिया करवा सकता है तो मैं तैयार हूं। एक तरफ पुतिन को पीएम मोदी से उम्मीद है कि वो युद्ध रुकवाने में मदद कर सकते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका को भी भारत से ही उम्मीद है। पिछले हफ्ते जियोपॉलिटिक्स को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी से बात की। दुनिया के 2 कट्टर दुश्मन देशों के नेता पीएम मोदी से बात कर रहे हैं और भारत ही वो देश है जो एक साथ रूस और अमेरिका दोनों से अच्छे तरीके से डील करता है। यहां कॉलेज, स्कूल में, ऑफिस में ऐसी दोस्ती नहीं चल पाती। लोग गिनाने लगते हैं कि यार वो मेरे से उसका झगड़ा हो रखा, तुम उसी के साथ चाय पी रहे हो या तुम उससे क्यों बात कर रहे हो, देखते नहीं हो मेरे से कैसे बात करता है। यहां 2 लोगों में ऐसी दोस्ती नहीं चल पाती। और नरेंद्र मोदी ने आज भारत को ऐसा बना के रखा है कि अमेरिका और रूस एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, लेकिन दोनों नरेंद्र मोदी से दोस्ती की और भारत दोनों से दोस्ती निभा रहा है। यह होता है विजन, यह होती है सोच। बाकी तो खटाखट चल ही रहा है। पाठशाला में अब अगली क्लास। हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद के लिए सड़क पर क्यों उतरे हजारों लोग? कांग्रेस के नेता क्यों कह रहे हैं मस्जिद को गिरा देना चाहिए? देखिए जरा।